साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, खास सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। तो तमाम साथी मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लेंगे। बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं आज आपके लाभ की, तो सभी बताऊंगा आज। और तो पूरा सुन लेना ध्यान से। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना। और जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और सही सूचनाएं एवं जानकारी भी मिलती रहें, ताकि आप भ्रमित ना हों फेक न्यूज़ के बाजार में चलने वाली झूठी खबरों और अफवाहों से। तो सावधानी और सतर्कता बहुत ज़रूरी है। नहीं रखोगे पुनः ठगे जाओगे। ठगी से स्वयं भी बचना है, अपने परिवारों को बचाना है, राष्ट्र को भी बचाना है, चूँकि राष्ट्र ठगी की घटनाओं के कारण बिल्कुल डूब चुका है। हमारा सबका भविष्य अंधकारमय हो चुका है। और यदि हमें प्रकाश की ओर बढ़ना है साथियों, अंधकार से स्वयं को, परिवार को, भविष्य को, राष्ट्र को निकालना है, तो उसके लिए सबको सत्य का भान, सत्य का ज्ञान, सत्य को जानना जरूरी है, जो केवल और केवल आपको हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज पर ही मिल सकता है। बाकी जगह झूठ परोसा जाता है और हमारे यहाँ झूठ नहीं होता। केवल और केवल हम सच बताते हैं, सच दिखाते हैं, और वो भी ऐसा सच जो लोक कल्याण के लिए होता है। ऐसा नहीं कि हमारे सच से किसी निर्दोष का कोई हानि हो जाए या उसको कोई दुख पहुँचे, ऐसा सत्य भी नहीं दिखाते। ऐसा सत्य दिखाते हैं जिस सत्य के कारण आप सबका कल्याण हो सकता है, भविष्य संवर सकता है और राष्ट्र भी हमारा पुनर्जीवित हो सकता है ठग बेईमानों पर विजय पाते हुए। तो खबरें बताने से पहले आज मैं सबसे पहले आप सबसे अपील करूंगा साथियों कि हम जो राष्ट्रीय आंदोलन 9 नवंबर को चार धाम, वृंदावन, छठीकरा, मथुरा, माता वैष्णव मंदिर से करने जा रहे हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है वो, वहीं से हम अपने अवज्ञा आंदोलन को अंतिम चरण में लेकर के चलने वाले हैं 15 नवंबर तक। उसमें बड़ी सभा का आयोजन किया है, लाखों साथियों को लाना है, बहुत से संसाधन जुटाने हैं, राष्ट्रीय प्रेस को भी मैनेज करना है और तमाम तैयारियों के लिए धन की बहुत आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट वाला मामला भी अभी चल ही रहा है हमारा, उसके लिए भी धन की आवश्यकता है। और इतने बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन को, राष्ट्रव्यापी आंदोलन को संभालने के लिए भी धन की आवश्यकता है, आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। तो तन, मन, धन तीनों से जिन भी साथियों को ये लगता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपके भविष्य को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप हमें तन, मन, धन तीनों से सहयोग अवश्य करें। जो साथी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, चूँकि खुलकर करें, दिल खोल करके करें। अंतिम लड़ाई है, अंतिम चरण में है, और इसमें अगर आपने दिल खोलकर धन त्याग कर दिया तो निश्चित रूप से 15 नवंबर से पूर्व आप सबका भुगतान आरंभ होना शुरू हो जाएगा, और वो भी कोई मूलधन या काट के नहीं, बल्कि 2 से 3 गुना। तो इसमें खुलकर दिल से आर्थिक सहयोग अवश्य करें, दान अवश्य करें इस महायज्ञ में साथियों। उसके लिए मेरा नंबर नोट कर लो, 9560479048। इस नंबर पर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपनी
सहयोग राशि भेजकर उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप कर दें इसी नंबर पर, ताकि मैं आपका नाम और नंबर सेव करके आपका पर्सनली आभार व्यक्त कर सकूं। तो इस काम को ज़रूर कर लेना और संगठन की सदस्यता भी अवश्य ले लेना सभी साथी, ताकि हम बहुत जल्द संगठन का विस्तारीकरण करके अपने उन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें जो हमने घोषित किए हैं या आप सबको जिन्हें पूरा करने का वचन दिया है। भुगतान, सुरक्षा, सम्मान और हिंदुस्तान का ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्माण। इसमें आप सबकी आहुति चाहिए, सहयोग चाहिए साथियों। तो इस राष्ट्रीय महायज्ञ में अपना योगदान अवश्य दें। इससे आपका, आपके परिवार का, राष्ट्र का कल्याण होगा, भला होगा। आपका ये धन त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा, ना आपका लाइक और कमेंट, शेयर और वीडियो को सुनना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को व्यर्थ जाएगा। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा साथियों। ठगी की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। प्रधानमंत्री ने बर्ड्स एक्ट बनाकर 2019 में 2016 में ही ड्राफ्ट जारी कर दिया गया था, नोटबंदी से पहले ही। उसमें ये आश्वासन दिया था कि एक तो देश में कोई पोंजी स्कीम नहीं चलेगी, अनियमित जमा योजनाएं नहीं चलेंगी, जो नियमित जमा योजनाएं हैं वो भी डिफ़ॉल्ट करेंगी तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ साथ ये कहा गया था कि सरकार निवेशकों का धन वापस करेगी जो इस तरह की स्कीम्स में डूब जाएगा या फंस जाएगा। लेकिन साथियों, पूरी तरह तो बंद नहीं की गई। तमाम पोंजी स्कीम्स आज भी चल रही हैं। LUCC सागा वगैरह की, सहारा इंडिया की बहुत दिन तक चलती रहीं। और आज भी एक खबर मुझे मिली है, इसका क्या नाम है, कोई NGO था साथियों, इसका नाम था स्पोर्ट इंडिया डेवलपमेंट NGO था। इसने भी देश के 50 लाख से ज़्यादा लोगों को ठग लिया है इसी तरह की जमा योजनाएं चला करके। कलकत्ता बेस्ड है ये भी, असम बेस्ड है। असम में कहीं इसका ऑफिस था और पूरे देश में इसकी ब्रांचेज खोली गई, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वगैरह में। और आसनसोल से इसको शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन सिद्दीकी द्वारा। नहीं, वो ये तो बेचारा कोई पीड़ित है, लेकिन इसके जो थे डायरेक्टर थे वो थे फैयाज अहमद, मोहम्मद नदीम और विजय पंडित वगैरह। इन्होंने मिलकर के इस NGO की शुरुआत की थी और इसके नाम से जमा योजनाएं चलाई, जैसे LUCC वाले ने भी ह्यूमन वेलफेयर या और दूसरी बना करके लोगों को चीट किया। सेम वैसा ही मामला था। यानी कि सरकार अब भी पोंजी स्कीम्स को, ठगी के धंधों को रोक नहीं पा रही है। वो साईं प्रसाद वाले ने चला रखा है, टोगो वाले ने चला रखा है, और भी कईयों ने चला रखा है। वो समृद्धा वाले ने भी कोई चला रखा है, उसने GCA वाले ने भी क्रिप्टो करेंसी का खोल रखा है। मतलब ऐसा कोई नहीं है। वो बाइक बोट वाले ने भी भैंस का और गायों का खोल रखा है। ऐसा कोई नहीं है ठग जिसने अभी ठगी के धंधे को बंद कर दिया हो। इवन जो PACL बहुत पहले जो बंद हो गई थी, उसका भी कई सारे प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं। किसान एग्रो को जैसे हम कह सकते हैं, और भी कई हैं। आज भी कन्वर्जन का खेल, रीइन्वेस्टमेंट का खेल, ये सब देश भर में उन्हीं ठगों द्वारा संचालित किया जा रहा है जो पहले भी कोई न कोई ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते थे। इवन जो आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके भी कुछ लोग अभी तक लोगों को ये झांसा दे रहे हैं कि आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पुनः चालू हो जाएगी। कोई भी पुनः चालू नहीं होगी साथियों, चाहे कोई भी हो। सब बंद हो गई तो हो गई।
इसलिए इनसे बचिए। कोई ना इनमें कन्वर्जन री इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना नया इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना इनके कन्वर्जन के झांसे में आइए। सब लोग मिल कर के उसी कानून के लिए लड़ें जिस कानून को बनाकर प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि सरकार आपका 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आपके जिला कलेक्टर के माध्यम से वापस करेगी। छाती ठोक ठोक के संसद में कहा था, कानून बनाया था, लेकिन उस कानून की आंशिक अनुपालना भी देश में नहीं हुई और उस कानून की अनुपालना करवाने के लिए ही हमारा संघर्ष चल रहा है साथियों। सरकार हो, विपक्ष हो, उस कानून पर आते ही नहीं है, उस कानून की बात ही नहीं करते हैं। कभी साईं प्रसाद पर कोई कमेटी बिठा दी जाती है, कभी सहारा के लिए सीआरसी पोर्टल लॉन्च कर दिया जाता है, तो कभी सागा पे लिक्विडेटर और आदर्श जैसी सोसाइटियों पे, तो कभी पीएसीएल जैसी कंपनीज पर सेबी की लोढ़ा कमेटी बना दी जाती है, रोज वैली, पिनकॉन जैसियों पे। लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात होता है। कुछ दिन हो हल्ला सा मचता है कि हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि सब ठंडे बस्ते में चला गया और कुछ चंद लोगों को कुछ चंद पैसा दे करके बाकी लोगों को फिर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया गया। ये खेल पिछले कई दशकों से देश में चल रहा है। अगर आप जेबीजी और कुबेर फाइनेंस का इतिहास देखेंगे तो वो 20वीं सदी में बंद हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके निवेशकों के धन की वापसी के लिए भी इसी तरह की कवायदें की थीं, जो कभी सहारा समूह या पीएसीएल, पल्स या आज साईं प्रसाद के लिए की जा रही है। साईं प्रसाद के लिए आज एक वेबसाइट लॉन्च हो गई है, उस पर आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं कि आवेदन करें, आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये भी केवल आपको भ्रमित करने का तरीका है साथियों। सरकार का, कोर्ट भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि कोर्ट में बैठे हुए लोगों को भी पैसा बुरा नहीं लगता है, प्यारा लगता है, और वहाँ भी सब कुछ मैनेज कर लिया जाता है। चूँकि कोर्ट में कहीं भी ठगी पीड़ित या एजेंट एडवाइज़र पार्टी नहीं होते हैं, मूल याची नहीं होते हैं, और कोई हमारे जैसा संगठन मूल याची बन भी जाता है तो उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुनवाई करना पसंद नहीं करते, उनको खारिज कर दिया जाता है या उन पर कोई ऐसा जनरल ऑर्डर पास कर दिया जाता है जिसको क्रियान्वित करने के लिए शासन या प्रशासन बाउंड नहीं होता। उस ऑर्डर के क्रियान्वयन के लिए आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर में नहीं जा पाते। तो इस तरह से न्यायपालिका भी शासन प्रशासन की तरह ठग बेईमानों को संरक्षण देने में संलिप्त हो जाती है, जो बहुत भयावह, दुखदायी और क्षोभपूर्ण स्थिति है। और इसी क्षोभ का प्रदर्शन आपको 9 नवंबर को वृंदावन छठीकरा में करना है साथियों। वैष्णो माता मंदिर से आरंभ करना है और 15 नवंबर तक इतना कोहराम मचा देना है, इतना हल्ला बोल कर देना है कि पूरा बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद भवन तक, विधानसभाएं तक हिलने लगें आपके शंखनाद से, आपकी एकता की बुलंद आवाज से उन्हें लग जाए कि उन्होंने अपनी मौत को आमंत्रित कर लिया है, राजनीतिक मृत्यु को आमंत्रित कर लिया है, अपनी को ठगी पीड़ितों का भुगतान ना करके। चूंकि भुगतान आपका अधिकार है, ऐसा कानून में लिख दिया है बाकायदा, और आपके अधिकार पर निरंतर डकैती डाली जा रही है। शासन प्रशासन न्यायपालिका उस आपके अधिकार को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं देना चाहूं साथियों आपको, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का सहारा मामले को लेकर ईडी के पक्ष में आया 2 दिन पहले का एक फैसला है, जिसे लोग खुशी भी व्यक्त कर रहे हैं, चूंकि वो ठीक से चीज़ों को समझते नहीं हैं। सहारा के खिलाफ लगभग 300 एफआईआर देश भर में बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत दर्ज हैं। और बर्ड्स एक्ट ये कहता है कि जो बर्ड्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया, जिस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ, चाहे धारा 3 में
3 के उल्लंघन में, चाहे धारा 4 के उल्लंघन में, तो उस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म या निधि की प्रॉपर्टीज को बट्स एक्ट अथॉरिटीज सीज करेंगी, नीलाम करेंगी और वही भुगतान करेंगी निवेशकों का अपने अपने जिलों में या तहसीलों में शिविर लगाकर। पीएमएलए एक्ट को डील करने वाली इन्फोर्समेंट एजेंसी ईडी का या किसी पुलिस एजेंसी का या सीबीआई का या सेबी का या किसी लिक्विडेटर का इसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता। लिक्विडेटर तो छोड़िए, आरबीआई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये कहता है बट्स एक्ट। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी को उन मामलों की भी जांच सौंप दी या जांच करने की छूट दे दी, सौंपना तो नहीं कहेंगे, जो मामले सहारा इंडिया समूह के खिलाफ बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत दर्ज हैं। यानी कि ईडी अटैच कर लेगा सारी प्रॉपर्टी को। कुछ सेबी ने कर रखी हैं, कुछ उन्होंने बेच दिए हैं इस तरह से कि उनको छुड़ाना ही बड़ा मुश्किल है जब तक बट्स एक्ट क्रियान्वित नहीं हो जाता। तो सहारा के लोग तो 500 साल में भी सबका भुगतान नहीं हो पाएगा, जो सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल की स्पीड है भुगतान करने की, जैसी सेबी की है पीएसीएल के मामले में। तो ये बड़े विचारणीय और सोचनीय प्रश्न हैं कि किस तरह से हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ऑर्डर पास कर देते हैं जिनसे ठगों को बल मिले और बट्स एक्ट कमजोर हो। ऐसा ही एक मामला केरल में हुआ साथियों। ये भी कल परसों की ही घटना है। केरल में एक वो है, क्या बोलते हैं, बीएसएनएल इंजीनियर्स सहकारी सोसाइटी थी, डिपार्टमेंट की। सभी सरकारी डिपार्टमेंटों में होती हैं इस तरह की थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। केरल की पुलिस ने उस पर बट्स एक्ट लगा दिया था, एफआईआर दर्ज की और लगभग जो है 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसकी सीज कर ली। सोसाइटी संचालक हाई कोर्ट चले गए कि इस पर स्टे करो, बट्स एक्ट कैसे लगेगा, ये तो नियमित सोसाइटी थी। तो पुलिस ने, पीपी ने कहा कि भाई नियमित तो थी, लेकिन इसने अपने मेंबर्स का या निवेशकों का समय पर रिफंड नहीं किया उनकी जमा राशि का, इसलिए इसकी ये मामला बट्स एक्ट में कवर्ड होता है, इसलिए बट्स एक्ट में इसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, इसलिए हमने इसकी प्रॉपर्टी सीज की है, हम तो नहीं देंगे इनको। तो हाई कोर्ट असमंजस की स्थिति में फंस गया और उसने केरल सरकार से इस पर एडवाइजरी मांगी कि आप हमें अपनी एडवाइजरी दो। तो केरल सरकार ने भी पुलिस के पक्ष में अपनी एडवाइजरी दी केरल हाई कोर्ट को और अनुरोध किया कि इस पर बट्स एक्ट अप्लाई होता है। बट्स एक्ट ने जो प्रॉपर्टी सीज की हैं उनको किसी और एजेंसी के हवाले ना किया जाए, चूँकि बट्स एक्ट के अंतर्गत सक्षम अधिकारियों ने काफ़ी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर ली हैं और इन प्रॉपर्टीज को सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान करना है बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ को ही। ये रिप्लाई केरल सरकार ने केरल हाई कोर्ट में साथियों फाइल की है। देखते हैं हाई कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है। बिल्कुल राज्य सरकार का जो स्टेटमेंट है, रुख है, पक्ष है, वो बिल्कुल ठीक है, विधि सम्मत है। इसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए तमाम राज्यों को। बल्कि सेबी पीएसीएल के मैटर में या सहारा सेबी के मैटर में या सीआरसी के मैटर में या पीएमएलए कोर्ट में जितने भी मामले चल रहे हैं, चाहे वो साईं प्रसाद का हो, समृद्धा जीवन का हो, रोज वैली का हो, केबीसीएल का हो, जीसीए का हो या टोगो का हो या संजीवनी का हो या नवजीवन का, तकरीबन सभी में देश की जितनी भी हैं, हीरा गोल्ड वगैरह और बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, सागा वाला मैटर ताज़ा ही है, इन सब में भी ईडी की टांग घुस गई है पीएमएलए एक्ट वाली। ये केवल इसलिए घुसाई जा रही है कि आपका भुगतान करना सरकार की नीयत नहीं है साथियों। वो आपके पैसे को, आपके धन को हड़प जाना चाहती है, इसीलिए वो लिक्विडेटर भी अपॉइंट करती है, इसीलिए वो ईडी की भी टांग घुसेड़ देती है, इसलिए वो सेबी की भी घुसेड़ देती है, इसीलिए वो किसी मामले को एनसीएलटी के हवाले कर देती है और बहुत सारी मल्टी स्टेट
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर लिक्विडेटर अपॉइंट कर देती है। ये सरकार की मंशा है और जब तक आप इन चीजों का विरोध नहीं करोगे तब तक साथियों हमारा बट्स एक्ट आंदोलन कामयाब नहीं हो पाएगा। बट्स एक्ट आंदोलन से ही केवल सरकार को भय लगता है और कोई आंदोलन देश में ऐसा नहीं है जिससे सरकार डरती हो। बाकी आंदोलनों को तो संरक्षण दे देती हैं राज्य सरकारें भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, क्योंकि उनसे कोई डर नहीं है। उनसे पता है कि निवेशकों की और एजेंट्स की एकता खत्म हो जाएगी, भ्रमित हो जाएंगे। हमारे खिलाफ कोई पुख्ता आरोप लगा करके आंदोलन देश भर में नहीं हो पाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां भी डरती हैं तमाम बट्स एक्ट से, चाहे वो विपक्ष में बैठी हुई हों। उन्हें लगता है कि यार बट्स एक्ट तो ऐसा है कि जो केवल सत्ताधारियों को ही नहीं विपक्ष वालों को भी निगल जाएगा, क्योंकि सब तो ठगी के मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं। तो बट्स एक्ट की खिलाफत या उस पर मौन धारण करना, प्रत्येक राजनीतिक दल ने अपना धर्म स्वीकार कर लिया है, धर्म मान लिया है। लेकिन साथियों इस वक्त सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म यह है कि हम बट्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही लड़ें। हमारे आंदोलन को सफलता कब मिलेगी, बट्स एक्ट कब देश में अप्लाई होगा, ये तो एक तरफ रख दें हम आज की डेट में। लेकिन इस आंदोलन से जिस तरह से सहारा के कुछ लोगों का भुगतान होने लगा है सीआरसी के माध्यम से, आज साईं प्रसाद पर वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, रिफंड के लिए आवेदन मांगने शुरू कर दिए गए हैं। रोज वैली पर कुछ दिन पहले कर दिया था, औरों पे भी कईयों पे हुआ है। पीएसीएल की भी लगातार प्रॉपर्टीज को सेल आउट कर रहा है लोढ़ा। उसे पता है यार मुझे रोज गाली पड़ रही है, ये तप जप वाले रोजाना मेरे खिलाफत करते हैं, कहते हैं अपना पेट भर रहा है, लोगों का पैसा नहीं दे रहा, तो वो भी आजकल तेजी में है। तो इससे आंदोलन से तमाम कंपनीज के विक्टिम्स को चाहे आंशिक ही हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन साथियों जिस दिन आप सब एक मत एक स्वर होकर एकजुट होकर बट्स एक्ट के लिए हल्ला बोल करने पर टूट पड़े, उस दिन आप देखना कि आप सबका घर बैठे 2 से 3 गुना पैसा आपको वापस मिलेगा बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, और आपका पैसा भी मिलेगा और जो ये बेईमान सिस्टम देश में काम कर रहा है सबका स्थान जेलों में भी सुरक्षित कर देंगे हम। ये हमारा वायदा है संपूर्ण राष्ट्र के साथ, और हमारा वायदा ईश्वर का वायदा है। ये समझिए आप कि हम कह रहे हैं तो वो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर कह रहे हैं, उसको काटा नहीं जा सकता। उसमें विलंब तो अवश्य हो सकता है, चूंकि ईश्वर की अपनी प्रक्रियाएं हैं, अपने नियम हैं, वो अपने तरीके से चीजों को करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन ये साथियों होना है, जो कुछ भी हमने कहा है आज तक होता आ रहा है, आगे भी होगा। जरूरत केवल आपके सहयोग की है कि आप सब लोग सत्य को स्वीकार करके सत्य के मार्ग पर चलें और एक बार एक दिन अपनी ताकत सब जरूर दिखा दें इस देश की बेईमान सरकार को, बेईमान विपक्षी पार्टियों को, बेईमान सिस्टम को, कि अब हिंदुस्तान कायरों का देश नहीं है, ये हौसले वाला देश बन गया है। और किसी भी ठग बेईमान को अब हम खुली हवा में श्वास नहीं लेने देंगे, न किसी को अपने भुगतान के अधिकार पर डकैती डालने देंगे, अपना भुगतान लेकर के रहेंगे। तो एक और खबर है सहारा से संबंधित ही कि 15 लोगों के खिलाफ बट्स एक्ट के तहत ही मध्य प्रदेश में एक और नया मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसमें मरहूम कहें या भगोड़ा कहें, भाग्या है, हमारी नज़रों में तो मरा नहीं है, वो सुब्रत राय, उसके बेटे बेटे उन सब पर को भी आरोपी बनाया गया है। और उसके लड़कों को ईडी विदेश से लाने के लिए वो रेड कॉर्नर इशू कर चुका है कि उनको विदेश से यहाँ लाया जाएगा। और ईश्वर ने चाहा तो 15 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच आपकी ताकत इतनी बड़ी हो जाएगी कि नहीं भी आएंगे वो तो हम घसीट के ले आएंगे सबको, प्रत्येक ठग को, कोई कहीं भी छुपा हो चाहे। तो
एक और वो जावेद हबीब का नाम सुना होगा आपने, उस पे भी बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हो गया था साथियों, मुरादाबाद में। और 32 मुकदमे दर्ज हुए थे उस पर। लगभग 7 करोड़ रुपए लोगों से ऐसे ही ठग लिए थे। हेयर ड्रेसिंग सिखाने के नाम पर पोंजी स्कीम लॉन्च कर दी थी। तो उसने कोर्ट में हलफनामा दे दिया है कि साहब मैं ये पैसा वापस कर रहा हूँ लोगों का, और मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम किए गए सभी मुकदमों को हटा दिया जाए। तो अच्छी बात है, कर दे। हम तो कह रहे हैं, हम तो तमाम ठगों से कह रहे हैं, अभी तुझसे ही क्या, हम तो सबसे कह रहे हैं कि सब भुगतान कर दो, पैसा वापस कर दो लोगों का। कोई लड़ाई नहीं है, किसी को फांसी क्या, हम तू भी नहीं बोलेंगे। नहीं करोगे तो भाई फिर तो सजाए मौत का प्रोविजन 111 में हो गया है, बीएनएस की धारा में, उसका प्रयोग करेंगे। तो साथियों, ये जो पीएमएलए, एनसीएलटी, लिक्विडेटर और सेबी सीआरसी का जो खेल देश भर में चल रहा है, इसको आपको समझने की जरूरत है। सागा ग्रुप की 7 सोसाइटियों पर LUCC, LJCC, ह्यूमन वगैरह जो भी हैं, विश्वास वगैरह, इसकी उन सब पर लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिए हैं सरकार ने। और कई मूर्ख और धूर्त ये कह रहे हैं कि लिक्विडेटर के यहाँ आवेदन करना चाहिए। मैं आपको बता दूं साथियों, लिक्विडेशन वाला जो मामला है, चाहे वो कंपनीज पे लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाए किसी पे एनसीएलटी वगैरह के माध्यम से, या फिर किसी मल्टी स्टेट या स्टेट लेवल की या जिला लेवल की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या वेलफेयर, जो भी नाम कुछ भी रख लो, लेकिन वो होती थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो लिक्विडेटर होते हैं, परिसमापक जिनको हिंदी में बोल देते हैं, इनका काम अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार, ये है कि वो डिफॉल्टर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी वगैरह के संचालकों की या कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की या खातों की जांच करें, उनको सीज करें, उनको नीलाम करें, और उसके बाद भुगतान के आवेदन आमंत्रित करें उन लोगों से जो या तो इनके शेयर होल्डर थे, या लीगल मेंबर थे जिनको वोटिंग राइट्स थे, या कोई बैंकर्स हैं जिनके कर्जे हों इन पर, या कोई ऐसी एजेंसीज हैं सरकार की, जैसे इनकम टैक्स हो गया, या क्या बना दिया है वो आजकल वो गब्बर सिंह टैक्स वाला जीएसटी हो गया, या वाटर सप्लाई वाले हो गए, या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हो गए। इस तरह की मतलब जो सरकारी एजेंसीज की देनदारी होती है, पहले उनको निपटाते हैं ये लोग, चाहे वो ईडी वाले हों, चाहे लिक्विडेटर हों, चाहे ये क्या बोलते हैं एनसीएलटी वाले हों, या फिर सेबी हो, या कोई और एजेंसी। इन कानून में ये प्रोविजन है, आप लोग जितने भी जो पोंजी स्कीम्स चलाकर जिनको धोखाधड़ी का, ठगी का शिकार बनाया गया है, चाहे आप निवेशक हैं या एजेंट हैं या एडवाइजर साथी हैं, आप लोग इनमें से किसी भी कानून में कवर्ड नहीं होते थे पहले भी, और ना आज होते हो। इसीलिए बर्ड्स एक्ट 2019 बनाया गया कि आप लोगों का पैसा भी वापस मिले, वो डूबे नहीं। और बर्ड्स एक्ट में ये प्रोविजन किया गया कि पहले आपका पैसा दिया जाएगा, उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो वो बैंकर्स को या सरकारी संस्थानों को या शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। बाकी कानून ये कहते हैं कि पहले उनका दे दिया जाए, और पैसा बचता है कुछ तो वो आप जैसे गैर कानूनी निवेशकों को दे दिया जाए, बांटा जाए। इसीलिए तो नहीं बट रहा, चूंकि बचता ही नहीं है। इतना हो जाता है, सेल कंपनीज बना बना के सैलरीज, ये वो दिस दैट, वो कर्जा ही उन पे इतना होता है कि उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो आपके लिए तो बचता ही नहीं है कुछ। जब बचेगा ही नहीं तो आपको मिलेगा कहाँ से? मिलना ही नहीं था, इसीलिए वो मिला नहीं। 85 साल से, देश तो 75 साल से आज़ाद है। जब नहीं मिला, आप लोग मरने लगे, विचलन बढ़ा, देश में तनाव बढ़ा, एजेंट और निवेशक के बीच गृह युद्ध छिड़ा, बहुत सारी सुसाइड्स केस हुए, बहुत सारे पलायन हुए करोड़ों की संख्या में। तो दुनिया में बदनामी हुई और दुनिया के कानूनों का अध्ययन किया गया, और दुनिया में ऐसे कानून हैं
पॉन्जी स्कीम्स कोई हमारे यहाँ तो जन्म लिया नहीं है, ये तो इटली से पैदा हुई हैं, अमेरिका वगैरह से चली हैं, हमारे यहाँ तो वहाँ से चल के आई हैं। तो जब सारे वेलफेयर स्टेट्स में पूरी दुनिया में इस तरह के कानून हैं कि जो गैर कानूनी निवेशक हैं, जो कहीं भी कवर्ड नहीं होते हैं सेबी के अंदर या सीआरसी के अंदर या लिक्विडेटर के पास, या जो है क्या बोलते हैं अपना एनसीएलटी में या किसी और उसमें, उनके लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए और उनके धन की वापसी की पहले गारंटी दी जाए, चूंकि वो गरीब होते हैं, कमज़ोर होते हैं और छोटी छोटी बचत करने वाले होते हैं। तो इंटरनेशनल प्रेशर में, आरबीआई की रिकमेंडेशन पर, संसद के सार्वजनिक प्रस्ताव पर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 आप जैसे ठगी पीड़ितों के लिए अधिनियमित किया गया, बनाया गया और उसमें आपको भुगतान की गारंटी दी गई। लेकिन भुगतान की गारंटी तो दे दी गई, बाद में सरकार की समझ में आया, विपक्ष की समझ में आया, प्रशासन की समझ में आया, जजों की समझ में आया कि यार इसमें तो सब फंस जाएंगे, हीरो हीरोइंस, क्रिकेटर प्रिकेटर, तमाम बिल्डर, रियल एस्टेट वाले, माफिया गैंग सब फंस जाएंगे, सबको जेल जाना पड़ेगा, सबकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएंगी और इन गरीबों का पैसा वापस करना पड़ेगा, जो पॉन्जी स्कीम्स का 50 करोड़ से ज़्यादा लोग शिकार बन चुके हैं देश में। तो एक विशेष रणनीति के तहत कहें या आपराधिक षड्यंत्र के तहत शासन ने, प्रशासन ने, न्यायपालिका ने, ठगों ने, बेईमानों ने और ये जो तथाकथित सेलिब्रिटीज़ हैं, धन पशु टाइप के लोग, कि अगर उनको धन दे दो तो वो गुटखा का क्या जहर का भी प्रचार कर दें, उसको अमृत धारा बता करके, इस तरह के लोगों ने एक आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए वाट्स एक्ट 2019 को अप्रभावी करने का प्रयास किया देश भर में, और वो लगभग अपने षड्यंत्र में सफल हो जाते यदि ईश्वर ने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप को जन्म ना दिया होता और हमने आप सबके सहयोग से वाट्स एक्ट 2019 के लिए देश में आंदोलन नहीं चलाया होता। इस आंदोलन का अब अंतिम चरण चल रहा है साथियों। 9 नवंबर को मैं चाहूँगा कि आप सब वृंदावन छठीकरा पधारें और परिक्रमा करते हुए, वैसे तो उम्मीद ये है, चूँकि लाखों साथियों के जुटान की बात हो रही है, हमारे मथुरा के साथी कह रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर संख्या हम ही जुटाएंगे, गांव-गांव, घर-घर जाएंगे, तमाम निवेशकों को निकालेंगे, 10 लाख से ज़्यादा निवेशक अकेले मथुरा में हैं। तो संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 लाख निवेशक हम वृंदावन में उतार दें, उतर सकते हैं मथुरा से ही, बाकी आसपास के जिलों से, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। तो अगर 2-2.5 लाख लोग वहाँ इकट्ठे हो गए तो उसी दिन प्रधानमंत्री को भी आना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को भी आना पड़ेगा, नेता प्रतिपक्ष को भी आना पड़ेगा, सबकी समझ में आ जाएगा कि 2-2.5 लाख लोग तो उखाड़ी देंगे व्यवस्था को। वहीं से अगर फूंक मार दी वृंदावन से ही, तो पता चला वहीं से श्री कृष्ण योगेश्वर का सुदर्शन चक्र दौड़ता हुआ संसद तक पहुंच गया और सब कुछ उखाड़ के फेंक दिया उसने वहीं से। तो जनमत में तो ये ताकत है ना, तो हो सकता है 9 नवंबर को ही आप सबकी समस्या का समाधान हो जाए। इसलिए 9 नवंबर पर पूरी ताकत झोंकिए। ताकत हमारे पास है नहीं, बची नहीं है। मैं समझता हूँ जब मेरे पास ही कम हो गई है तो आप तो सबके पास और ज़्यादा कम हो गई होगी, लेकिन हमें फिर भी सकारात्मक सोचना है और जो कुछ भी बची खुची श्वासें हैं उनको पूरी ताकत के साथ मिला दो आपस में और टूट पड़ो 9 नवंबर को ही वृंदावन छठीकरा पर, और सिद्ध कर दो कि अभी हम पूरी तरह नहीं मरे हैं। तुमने मुर्दा समझ लिया था, लेकिन अब हम जीवित हो गए हैं अमृत वाणी सुन सुन करके, और अब हम किसी भी ठग बेईमान को हिंदुस्तान में खुली हवा में श्वास नहीं लेने देंगे। और जो नारा ईश्वर ने दिया है, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, उसको पूरी तरह सार्थक करेंगे 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच। तो दो साथी 15 नवंबर की टिकट दिल्ली की बुक करा चुके हैं, वो 15 नवंबर को दिल्ली आएँ। लेकिन जिन साथियों ने अभी तक टिकट बुक नहीं कराई हैं वो सब छठीकरा वृंदावन 9 नवंबर को ही आएँ, ताकि 9 नवंबर को ही फाइनल कर दिया जाए। काहे को विलंब करना 5-6 दिन का भी? अगर हमारे पास अवसर है, ताकत है,
तो उसका पूरा प्रदर्शन करें, अवसर का लाभ उठाएं और 5-6 दिन पहले ही समाप्त कर दें युद्ध को। क्या दिक्कत है? बाकी तो सब ईश्वर की मर्जी है, वो जैसा कहेंगे करवाएंगे, वो सब ठीक है साथियों। तो शेयर जरूर कर देना इसको और मेरी धन वाली अपील पर ध्यान कर लेना, बाकी बातों पर भी, चूंकि इसमें में आपका राष्ट्र का कल्याण निहित है, इसी से आपको न्याय मिलना है साथियों। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।